बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे डी मॉवरीज थ्योरम। आप पिछली क्लासेस में इससे फेमिलियर भी हैं। डी मॉवरीज थ्योरम बेसिकली है क्या, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, डी मॉवरीज कौन था। डी मॉवरीज वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। इसका पूरा नाम था अब्राहम डी मॉवरीज। उसने ये थ्योरम दिया था और जो अब्राहम डी मॉवरीज है वो बानी कहलाता है एनालिटिक ट्रिग्नोमेट्री का। एनालिटिक ट्रिग्नोमेट्रिक में उसका बहुत ज़्यादा काम है, उसको उसका बानी भी कहा जाता है। पूरा नाम उसका अब्राहम डी मॉवरीज था और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इसने ये थ्योरम दिया था और इस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो पोलर फॉर्म में होते हैं उनकी अगर इंटीग्रल पार्ट्स अननोन हो या इंटीग्रल पार्ट्स आपने फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए हम डी मॉवरीज थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो डी मॉवरीज थ्योरम हमें क्या कहता है, हमारे पास अगर इंटीग्रल पार्ट्स हों कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में तो हम उनको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए उसने अज्यूम किया एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि वैल्यूज़ रखता है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म आपके पास मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वो होती है जब आपके पास वैल्यूज़ में थीटा और आर जो है इन्वॉल्व हों। आर एंड थीटा बेसिकली आर पोलर फैक्टर्स। जब ये कुछ टर्म्स में कुछ वैल्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं थीटा या आर या दोनों, तो वो आपके पास पोलर फॉर्म कहलाती है। एंड एज वी ऑल्सो नो दैट जी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस टर्म इज नाउन एज द सिस थीटा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को अगर हम अज्यूम कर लें बोथ साइड पर रेज टू एन, यानी कि दोनों साइड पर इस इक्वेशन के आप दोनों साइड पर पार ले लेते हैं n, तो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन, जिसमें आपके पास पार जो होती है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। बाय यूजिंग द प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन बेसिकली उसका नाम है। इस मेथड को यूज़ करते हुए जो आपके पास पार होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एंगल के साथ। तो n यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसकी पार में है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर थीटा के साथ आ जाएगा। और इसको ये डी मॉवरीज ने कहा ये होल्ड करता है फॉर ऑल वेयर ए मीन्स, जो आपके पास उलट ए लिखते हैं उसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर। ये z की तमाम वैल्यूज़ के साथ होल्ड करेगा जो कि इंटीजर वैल्यू होंगी, ख्वाह वो पॉजिटिव हों ख्वाह वो नेगेटिव वैल्यूज़ हों। ओके, अब हम इस रिज़ल्ट को या इस टर्म को हम फर्दर चेक करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह से डी मॉवरीज ने इसको प्रूव किया, इसमें किस तरह से उसने वैल्यूज़ 1 बाय 1 रख कर उसने चेक की। सबसे पहले उसने पुट किया n इज़ इक्वल टू 0। अगर हम n इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड, तो आप एक साइड में पुट कर लें, आप दोनों साइड पर पुट कर लें, आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो किस तरह से सेम होल्ड करेगा। जब आप n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पर कर लें, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड कोस थीटा एज इट इज़ प्लस अयोटा साइन थीटा एज इट इज़, n जहाँ पे था उसकी जगह पे 0 आ गया। तो हमें पता है किसी भी वैल्यू की जो पार है अगर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी वैल्यू की पार 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली जब राइट हैंड साइड पर हम 0 पुट करेंगे तो ये कोस 0 थीटा प्लस अयोटा साइन 0 थीटा, एंड एज वी नो दैट ऑल्सो इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, साइन 0 0 होता है और कोस 0 इक्वल टू 1 होता है। सो दैट्स वाई कोस 0 इक्वल टू 1 होने की वजह से वेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, सो डी मॉवरीज थ्योरम होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 वैल्यूज़ के लिए डी मॉवरीज थ्योरम होल्ड करता है। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी हमने चेक कर ली, हमने राइट हैंड साइड भी चेक कर ली, तो हमें पता चल गया कि जो डी मॉवरीज थ्योरम है वो 0 वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है। सिमिलरली हम नेक्स्ट मूव करेंगे, हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1 सिमिलरली इसी इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर, तो जहाँ पे भी n है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो किसी भी वैल्यू की पार 1 हो तो वो फिर आपको पता है एज इट इज़ रहेगा, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, आप उसको राइट करें ना करें उसका मतलब यही है कि वो इक्वल टू है कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा।
So we can see that left hand side and right hand sides are again both are equal. So De Moivre's theorem also holds for n is equal to 1. तो De Moivre's कहता है कि जब ये थ्योरम 0 वैल्यू के लिए भी होल्ड करता है, 1 वैल्यू के लिए भी होल्ड करता है, तो क्यों ना हम फर्दर वैल्यूज़ के लिए चेक कर लें. तो फिर उसने एक जनरल मतलब सो ऑन कर एक जनरल आप कह लें कि एक पॉइंट लिया या एक जनरल उस नंबर लिया जो कि k n इज इक्वल टू k के लिए चेक कर लेते हैं, वेयर k एंड n बोथ बिलोंग्स टू z पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. n भी जो है पॉजिटिव इंटीजर के साथ बिलोंग करता है और k भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव नंबर है. तो उसके साथ अब हम जो है चेक कर लेते हैं कि 0 और 1 के साथ तो De Moivre's थ्योरम होल्ड कर रहा है, आया ये k के लिए भी होल्ड करता है या नहीं. तो जब मैं पुट करूँगी n की जगह पे k इक्वेशन के अंदर, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर n की जगह पे k आ गया है और इधर भी n की जगह पे, राइट हैंड साइड पर भी k की जगह पे n की जगह पे k आ गया है. तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी. अब हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं बोथ साइड्स को कोज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा के साथ. इस इक्वेशन को बोथ साइड पर हम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. फैक्टर कौन सा है? कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा. तो देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड के साथ इस फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करवाया तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू कोस ऑफ थीटा, और ये राइट हैंड साइड थी और साथ में ये फैक्टर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें जैसे आप करते हैं मैथ के अंदर. इधर तो आप देखें ये दोनों टर्म सेम है, कोज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, सिमिलरली कोज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा. तो ये के है, ये दोनों प्रोडक्ट हो रही हैं वैल्यूज़, इनकी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो हम इसको जब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनके पार्ट्स गिवन हो, तो हम उनको पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा के प्लस इसकी जो पार है वो 1 है इस फैक्टर की, तो हम इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 which is equal to left hand side. Similarly इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए अब हम हर फैक्टर को दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. जैसे कि यहाँ से देखें कोज ऑफ के थीटा आ जाएगा और अगले टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो कोज ऑफ थीटा आ जाएगा. ये देखें फर्स्ट फैक्टर कोज थीटा कोज के ऑफ थीटा. सिमिलरली अब इस फैक्टर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा अयोटा साइन के थीटा कोज ऑफ थीटा, अयोटा साइन के थीटा कोज ऑफ थीटा. सिमिलरली अब इस फैक्टर को हम इस वाले फैक्टर के साथ और देन फिर इसको इसके साथ, यानी फर्स्ट फैक्टर को सेकंड के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से अगेन आएगा अयोटा साइन ऑफ थीटा कोज के ऑफ थीटा, अयोटा साइन ऑफ थीटा कोज के ऑफ थीटा. सिमिलरली इसका सेकंड फैक्टर और इसका सेकंड फैक्टर जो लास्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा. सिमिलरली हम जानते हैं अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो जब यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे अयोटा ख़त्म हो जाएगा. अब फर्स्ट टर्म में अयोटा है ही नहीं, सेकंड में है अयोटा, थर्ड में है और लास्ट वाली से भी ख़त्म हो जाएगा. जब अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ से अयोटा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को मर्ज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं. जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनको साइड पर लिख लेते हैं, जो अयोटा के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको साइड पर कर लेते हैं. तो मैंने पहले अयोटा के बगैर जो वैल्यूज़ है वो राइट कर लेती हूँ. तो ये अयोटा के बगैर थी, कोज ऑफ थीटा आ जाएगा, कोज के ऑफ थीटा आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ से माइनस के साथ साइन ऑफ थीटा साइन के ऑफ थीटा आ जाएगा. तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर अयोटा के बगैर जो वैल्यूज़ हैं उनको राइट कर लिया. सिमिलरली प्लस अब अयोटा वाली वैल्यूज़ इन दोनों में अयोटा है तो अयोटा को कॉमन लेके इधर से साइन के थीटा कोस थीटा, सिमिलरली प्लस साइन थीटा कोस के थीटा. तो ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आएगी विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास फार्मूला है, मैथ का फार्मूला है. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये प्रोडक्ट और सम के फार्मूलाज हैं. तो ये आपके पास होता है कोस, जैसे कि कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर जब आप जनरल लिखते हैं तो ये कोस का फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का. अगर दोनों आपके पास टर्म कोस में है ना तो ये आपके पास कोस का फार्मूला होता है. अगर एक कोस में एक साइन में तो वो फिर साइन का फार्मूला होता है. साइन वाले टर्म्स में या साइन वाले फार्मूला में जो साइन है वो चेंज नहीं होता. यहाँ पे अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आएगा साइन के फार्मूला में.
लेकिन कोस के फार्मूला में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो फिर प्लस आएगा। तो ये हमारे पास बनता है जो फर्स्ट एंगल हो कोस ऑफ के +1, मैंने ये के वाले को पहले लिखा है +1, दूसरी टर्म को कोस के +1 इंटू थीटा, इधर से ये आपके पास के +1 यानी कि माइनस था तो प्लस आ जाएगा। सिमिलरली प्लस फिर ये वाला, उसके बाद अयोटा एज इट इज़, और ये साइन और कोस का फार्मूला है तो आप इसको राइट कर सकते हैं साइन के +1 ऑफ थीटा। तो मैं अगेन बता रही हूँ ये मैथ का फार्मूला है, सम और प्रोडक्ट रूल्स हैं, तो ये उनसे क्रिएट होता है जो बेसिकली साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला होता है। और ये होता है आपके पास कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो फिर अगर इसमें साइन चेंज होता है कोस वाले में और साइन वाले में साइन चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास के +1 पार में है, अगर हम उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें थीटा के साथ, एंगल के साथ, तो वो आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। डी मोवरिज थ्योरम कहता है इट ऑल्सो होल्ड्स फॉर के, नॉट ओनली फॉर के, ऑल्सो होल्ड्स फॉर के +1। कि डी मोवरिज थ्योरम के वैल्यू के लिए भी होल्ड करता है, और अगर हम के में +1 कर दें या के से बड़ी वैल्यूज़ में के साथ हम ट्रीट करें डी मोवरिज थ्योरम को, तो ये उनके लिए भी होल्ड करता है। अब इस पॉइंट तक ये प्रूव हो जाता है कि डी मोवरिज थ्योरम 0 वैल्यूज़ के लिए और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है, क्या ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए होल्ड करता है कि नहीं। तो जो लास्ट टर्म है उसमें अब हम चेक कर लेते हैं कि डी मोवरिज थ्योरम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है या नहीं। एज इट इज़ ट्रू फॉर n = 0, yes we know that, and also for all positive integers. Now we suppose that n = -m is a negative integer. तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं n को किसी नेगेटिव वैल्यू, मैंने m एक जनरल वैल्यू ली है, आप इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि अब हम चेक करने जा रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो जब मैं n को इक्वल टू -m पुट करूँगी उसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो जनरल हमारे पास रिजल्ट था, तो उसमें आ जाएगा n की जगह पे -m। देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली उसकी कोस ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा पर रेज़ टू n था, तो उसमें जब n की जगह पे -m पुट करेंगे तो ये इस तरह से राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब हमें पता है कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो हम उसको बटा के ओवर में ले जाएं, तो बटा की फॉर्म में राइट करें तो वो बटा के नीचे जाकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर ये प्लस में हो तो वो फिर नेगेटिव, और अगर सिमिलरली नीचे वैल्यू नेगेटिव हो तो वो बटा के ऊपर आकर प्लस हो जाती है। तो ये माइनस में था, जब मैंने इसको रेसिप्रोकल लिया 1 ओवर में लिखा तो ये जो m की पार है वो नीचे जाकर प्लस हो जाएगी। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी, और जो राइट हैंड साइड है उसको हमने लिख लिया है 1 ओवर की फॉर्म में, ऊपर माइनस था m और नीचे आकर 1 ओवर की फॉर्म में आकर ये प्लस वैल्यू हो जाएगी। अब हम फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह से अगर हम एज इट इज़ इस वैल्यू को रखेंगे तो ये हमारे पास यूज़फुल नहीं है, हम इससे कोई भी रिज़ल्ट, कोई भी आंसर, कोई भी वैल्यू डिडक्ट नहीं कर सकते। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लेना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब भी आपके पास वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 1 ओवर की फॉर्म में हो और हम उनको फर्दर ना सॉल्व कर सकते हों तो हम उनका क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है, जो आपके पास इधर डिनोमिनेटर में फैक्टर होता है उसमें अयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर हम उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और उसके साथ हम बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये फैक्टर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जब लगाएंगे, यानी जो पार में वैल्यू है उसको हम एंगल के साथ लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंगल क्या है, थीटा है, तो पार में जो वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा कोस m थीटा, सिमिलरली माइनस अयोटा साइन m थीटा। सिमिलरली हम इसको इस फैक्टर के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलरली हम इसको इस फैक्टर के लिए भी करेंगे तो ये आपके पास जनरल वैल्यू या जनरल इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो ऊपर फैक्टर है कोस m थीटा माइनस अयोटा साइन m थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, जब कोस m थीटा को कोस m थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा कोस स्क्वायर m थीटा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन अयोटा स्क्वायर
मल्टीप्लाई होने के बाद जब हम एयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस क्रिएट कर देगा और साइन स्क्वायर एम थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। और ये डिनोमिनेटर फैक्टर इज इक्वल टू 1 होता है विच इज़ ऑल्सो आ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। और ये आपके पास जो आंसर देती है ये प्रॉपर्टी ये इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से ये आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह सिर्फ जो ऊपर वाला फैक्टर है डिनोमिनेटर में कोस एम थीटा माइनस अयोटा साइन एम थीटा रह जाएगा। अब इसमें मज़ीद हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आप जानते हैं मैथ की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, अगर कोस माइनस एक्स हो यानी कोस माइनस थीटा हो, या जो एंगल के साथ अगर कोस में माइनस हो, यानी अगर कोस में एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, हम उसको एज अ जनरल फिर प्लस में राइट करते हैं कोस ऑफ एक्स। अगर एंगल के साथ माइनस हो तो हम जनरली कोस को पॉजिटिव में लिखते हैं कोस ऑफ एक्स या कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर साइन में एंगल के साथ माइनस हो तो साइन का जो माइनस है वो ख़त्म नहीं होता, वो हम साइड पर लिखते हैं साइन के साथ माइनस साइन ऑफ एक्स या थीटा या कोई भी और एंगल। तो इस तरह से जब हम कोस एम थीटा और माइनस अयोटा साइन एम थीटा की जगह पे हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो आप जानते हैं कि इधर कोस एम थीटा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो साइन है उसमें साइन माइनस एक्स हम उसको इसका जो साइन है उसको हम कर सकते हैं इस तरह से, हम इस टर्म को इस तरह से राइट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट इसमें आप वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, आप इसको पहले राइट कर लें इस माइनस को, कोस माइनस एम थीटा प्लस अयोटा साइन एम थीटा। या आप इसको इस तरह से करें कि कोस आपके पास पॉजिटिव है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस एम थीटा माइनस एम थीटा, और ये आपके पास माइनस साइन एक्स जो है ये माइनस में है, यानी राइट हैंड साइड्स को देखें और इस वाली इक्वेशन को देखें। तो फर्स्ट टर्म कोस एक्स यानी इधर ये एक्स की जगह पे हमारे पास एम थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कोस माइनस एम थीटा इस तरह से। सिमिलरली राइट हैंड साइड माइनस साइन एक्स, इधर हमारे पास माइनस अयोटा साइन एम थीटा है तो हम इसको इसका भी जो माइनस है वो एंगल के साथ लिख सकते हैं, माइनस एक्स की जगह पे माइनस हमारे पास एम आ जाएगा माइनस एम थीटा। तो इस तरह से आप इसको, हमें पता है हमने पुट क्या किया था स्टार्ट जब ये लिया था इस पूरे रिजल्ट का, तो हमने पुट किया था n इक्वल टू माइनस एम। तो माइनस एम को अगेन फिर हम रिप्लेस कर देंगे n के साथ, इस माइनस एम को इस माइनस एम को, तो ये हमारे पास अगेन आ जाएगा कोस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। जब इसको आप अगेन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास यही रिजल्ट बनता है। तो यहाँ तक ये आपके पास हो गया डी मोवरेज थ्योरम। तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि डी मोवरेज थ्योरम तमाम पॉजिटिव नेगेटिव तमाम इंटीजर्स वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है। नेक्स्ट है बेटा आपका होमवर्क, आपने इसको सोल्व करना है बाय यूजिंग ईलर्स फार्मूला कर लें, बाय यूजिंग डी मोवरेज थ्योरम कर लें। ये आसान वैल्यूज़ हैं। अगेन हिंट भी दे देती हूँ कैसे सोल्व करेंगे। मैथमेटिकल मेथड्स है एस एम यूसुफ की, वहाँ से इसके आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्रूफ्स अवेलेबल भी हैं, कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में और कुछ जो है वो क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो आई थिंक आपने ये पहले भी किए होंगे, अगर नहीं किए तो आप एस एम यूसुफ को फॉलो करते हुए इनको सोल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें यही डी मोवरेज थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। और यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इधर इसको वैल्यूएट करना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। मेरी बात को आप ध्यान से समझा करें, मैं क्वेश्चन को मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने सॉल्व क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड आपने यूज़ करते हुए उसको आंसर उसका क्रिएट करना है 1 के इक्वल। तो वो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपने nth रूट ऑफ यूनिटी मीन्स 1 के लिए आपने nth रूट क्रिएट करने हैं, और आप इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंसिडर करेंगे 1 + 0 अयोटा फाइंड आउट करेंगे, यूज़ करते हुए आप इसकी nth रूट्स फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली आपने nth रूट -1 के लिए फाइंड आउट करने हैं, -1 + 0 अयोटा इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और फोर्थ क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करनी है 7th रूट, अब nth नहीं मतलब 7 पहली 7 रूट आपने फाइंड आउट करनी है यूनिटी के लिए, यानी 1 के लिए पहली 7 रूट आपने निकालनी है।
तो आप इसके लिए 7 रूट 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो आप 0 1 2 3 इस तरह से ये वैल्यूज़ 6 तक लेके इसके लिए निकाल सकते हैं, और दूसरा आप इस तरह से 0 प्लस और माइनस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। तो फिर भी ये आपके पास 6 ही बनती हैं, मतलब ये आपके पास 7 बनती हैं इस तरह से। जैसे कि 7th रूट मैंने कहा ना निकालनी है, तो ये आप 6 तक इसलिए राइट किया है कि 0 भी इंक्लूड है, तो टोटल ये 7 होंगी। 2 ये 4 6 और ये 7। सिमिलरली इसमें 2 4 6 ये हो जाएंगे और 7वीं 0। तो ये जो के की 2 वैल्यूज़ हैं दोनों के लिए करना ज़रूरी नहीं है, चाहे के ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर लें चाहे ये वाली कर लें, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज़ कर लें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आपने 7th रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने हैं। तो आज का लेक्चर आसान ही है, छोटा सा है, इसलिए छोटा सा इसलिए दिया है कि नेक्स्ट जो है वो एक नया कंटेंट है, तो मैंने कहा सोचा कि इतना ही करवा दूँ। नेक्स्ट फिर आपने स्टडी करना है वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। तो अगर कोई मसला हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।